तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हान ली फॉरबिडन ग्राउंड से ढेर सारे हर्ब कलेक्ट कर लेता है। उसने तो एल्डर ली हुआ का दिल ही जीत लिया, इसलिए वो हानली को अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लेते हैं। साथ ही हानली ने उन हर्ब से एलिक्सर बनाकर उसे कंज्यूम करके फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। साथ ही हानली को पता चला कि एल्डर ये एक जासूस है, वो किसी दुश्मन सेक्ट के लिए काम करता था। अब उसका सीक्रेट एक्सपोज होने के बाद एल्डर सीनियर वो और हानली इन दोनों को भी मारना चाहता था, तो उसके पपेट के हाथों सीनियर वू की मौत हो गई। लेकिन वो पपेट हानली को मार पाई इससे पहले एल्डर ली वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने एल्डर ये को खत्म करके हानली की जान बचा ली। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फॉरबिडन ग्राउंड पर होने वाले ट्रायल के पहले की कहानी दिखाई गई, जहां पर स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन के डिसाइपल्स लड़कियों का डांस देखने में मशगूल थे। मगर तभी वहां पर पॉइजनस स्मोक फैलने लगा, जिसमें वहां मौजूद हर एक शख्स मारा जाता है सिवाय जोंगवू के। वेल ये हमला किया था एक मास्क पहने हुए बंदे ने, और जोंगवू भी उसे पहले से ही जानता है। ओके तो यंग मास्टर, आपकी ग्रेट ब्लड स्पिरिट आर्ट तो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई। जिस पर वो यंग मास्टर कहने लगा कि तुमने भी बेहतरीन काम किया है। तुम उन सभी डिसाइपल्स को यहाँ लेकर आ गए जो कि फॉरबिडन ग्राउंड पर होने वाले ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाले थे। जिस पर जोंगवू कहते हैं, मास्टर बस कुछ नए डिसाइपल्स बाकी हैं, मगर हम सबको खत्म नहीं कर सकते। आप अपने बंदों को इन लोगों की जगह पर रिप्लेस कर दीजिए। जिस पर यंग मास्टर कहने लगा कि ट्रायल शुरू होते ही तुम्हें 7 सेक्ट के जितने हो सके उतने डिसाइपल्स को मार देना है। अगर तुम ये काम कर पाए तो हमारा सेक्ट तुम्हें कल्टीवेशन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। और गाइस यही वजह थी कि ये बंदा ट्रायल शुरू होते ही डिसाइपल्स को खत्म कर रहा था, क्योंकि डेविल सेक्ट का यंग मास्टर इन 7 सेक्ट को कमजोर करना चाहता है। जिसके बाद हमें सीधे फॉरबिडन ग्राउंड के ट्रायल के लगभग 1 साल बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हानली टैलिस्मान टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करता है, मगर वो हर बार उसमें फेल होता जा रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि ग्राउंड ट्रायल के बाद मेरा काफी ज्यादा फायदा हुआ, चाहे फिर वो बैटल के जरिए ही क्यों ना हो। मैंने जिन भी लोगों को खत्म किया था उनसे मुझे कोई ना कोई काम की चीज मिली। जिसके बाद वो एल्डर ए का मैनुअल चेक करने लगा। अगर हानली इसे सीख गया तो वो पपेट्स को कंट्रोल कर पाएगा। उस मैनुअल को पढ़ते ही हानली को पता चला कि एल्डर ये असल में 1000 बैम्बू से का बंदा था, और येलो मैपल वैली में आने का उसका बस एक ही मकसद था, जो कि है इस सेक्ट की तबाही। मगर उसकी ये चाल नाकाम हो गई। हानली देखता है कि उसके पास जो मैनुअल है वो तो बस आधा ही हिस्सा था, मगर हानली को इस पपेट कंट्रोलिंग को किसी भी कीमत पर मास्टर करना था, क्योंकि उसने ऑलरेडी इस टेक्निक की पावर को विटनेस किया है। तो हानली तुरंत ही वहां रखे पपेट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, मगर वो बस उस पपेट को 1 सेकंड के लिए मूव कर पा रहा था। हानली सोचता है कि एलिक्सर, रिफाइनिंग, टैलिस्मान, फॉर्मेशंस, पपेट्स और स्पिरिचुअल पेट, ये सारी चीजें मुझे मास्टर करनी होगी। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इमॉर्टल बनने की जर्नी काफी ज्यादा एडिक्टिव है। एक बार अगर तुम पर इमॉर्टल बनने का खुमार छा गया तो फिर तुम खुद को रोक नहीं सकते। जिसके बाद हमें येलो मैपल वैली से कोसों मील दूर यान फैमिली दिखाई गई। यहाँ का लीडर यान कोर फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज पर है, मगर इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो अपनी एकलौती बेटी को बचा नहीं सकता। तभी वहाँ पर मास्टर यान के 2 खास बंदे पहुंच जाते हैं। फेयू नाम का बंदा उसे बता रहा था कि हम फॉरबिडन ट्रायल के ग्राउंड पर मास्क मून सेक्ट के साथ जाना चाहते थे, मगर उन लोगों ने हमें साथ ले जाने से मना किया, क्योंकि इस बार 7 सेक्ट्स अपने ही डिसाइपल को वहाँ पर एंट्री दे रहे थे। साथ ही मैंने पूरे 1 साल उस स्पेशल हब को ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे वो हब नहीं मिला जिसकी हमें जरूरत है। ये सुनकर तो उनका लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि 200 सालों के बाद हमारे घर एक ऐसी बच्ची पैदा हुई जिसके पास हेवनली स्पिरिचुअल रूट है, मगर ये कितने अफसोस की बात है कि हम उसके लिए वो हब भी नहीं ढूंढ पा रहे जिनकी मेरी बेटी को जरूरत थी। तभी एल्डर लियो ने बताता है कि 7 सेक्ट हमें फॉरबिडन लैंड में नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि जो भी फॉरबिडन लैंड पर कब्जा करेगा वो हमारी कल्टीवेशन की दुनिया पर राज करेगा। मास्क मून सेक्ट तो सिर्फ हमारे साथ दोस्ती का दिखावा करता है, मगर उन्होंने हमारी प्रिंसेस को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। खैर हमें अब इन 7 सेक्ट पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाल ही में मेरी एक दूसरे कंट्री के बंदे से मुलाकात हुई थी। उसने कहा है कि वो हमारे यंग लेडी की जान बचा लेगा, मगर वो आपसे अकेले में बात करना चाहता है। तो एल्डर यान भी इसके लिए तुरंत ही राजी हो गया, और अब यहाँ पर हम उसी मास्क वाले बंदे को देख पाते हैं। इसके साथ जो गार्ड्स है वो कोर फॉर्मेशन स्टेज पर है। हालांकि ये बंदा खुद सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर था, तो लीडर यान समझ जाते हैं कि ये बंदा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ आपकी बेटी को बचाने आया हूँ। जिस पर मास्टर यान कहते कि मेरी बेटी को एक स्पेशल हब ही
बचा सकता है, मगर उसे हासिल करने में हमें 60 सालों का वक्त लगेगा। तो बंदा उन्हें गारंटी के साथ कहने लगा कि आपको 60 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक ऐसी मेथड है जिसका यूज कर मैं इसे अवेकन कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी यान फैमिली का सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए लीडर यान भी मान गए। लेकिन उनकी एक शर्त थी, अगर ये बंदा यंग लेडी को बचा नहीं पाया तो लीडर यान उसे अपने हाथों से खत्म कर देंगे। वही दूसरी तरफ हान ली अपने मास्टर ली हुआ से मिलने के लिए उनकी केव की तरफ रवाना हो गया। वो फ्लोटिंग रॉक से गुजरते हुए मास्टर ली हुआ को ग्रीट करता है। वो कह रहा था कि मास्टर मैं काफी दिनों से कल्टीवेशन में बिजी था, इसी वजह से आपसे मिलने नहीं आ पाया। जिस पर वो कहते हान ली तुमने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, तो तुम्हारा पूरा फोकस अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करने पर होना चाहिए। साथ ही वो हान ली को बताते हैं कि एल्डर लियो तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, तुमने अपनी जान पर खेलकर एल्डर ए का मुकाबला किया। तो हान ली ने उन्हें सारा किस्सा बता दिया कि कैसे एल्डर ए एक जासूस था और उसने सीनियर वू को खत्म किया। जो सुनकर ली हुआ कहने लगे कि 6 डेविल डाओ सिक जल्द ही हमारे कॉन्टिनेंट के 7 सेक्ट पर अटैक करने की फिराक में है, हमें उनकी इस चाल को नाकाम करना ही होगा। और तभी वहाँ पर रेड विस क्लैन की पैट्रियार्क पहुँच जाती है। दरअसल रेड विस येलो मैपल वैली का ही एक हिस्सा था, जहाँ की ये बंदे लीडर है। वो कहने लगी कि हमने एक प्लान बनाया है, तो उसे परफॉर्म करने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ेगी। जिस पर एल्डरली हुआ कहने लगे कि हानली से बेहतर बंदा आपको मिलेगा ही नहीं। ये भले ही एवरेज और भोला भाला दिखता हो, मगर काफी ज्यादा होशियार और ऑनेस्ट है। हानली तो उस पैट्रियार्क को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। वो कहती ठीक है, फिर मैं अभी जाकर डोंग शियान को इन्फॉर्म करती हूँ। अब उस पैट्रियार्क के वहाँ से जाने के बाद मास्टर ली हुआ हानली को बताते हैं कि यान फैमिली एक ट्रेजर सीजिंग असेंबली होल्ड करने वाली है, साथ ही साथ वो कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। तो उन्होंने सभी सिख के डिसाइपल को इस असेंबली को अटेंड करने के लिए इनवाइट किया। तो उस असेंबली में भेजने के लिए हमने तुम्हें और डोंग शियान को सिलेक्ट किया था। तो हानली भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए मास्टर ली हुआ का शुक्रिया अदा करने लगा, मगर वो ये बात क्लियर कर देता है कि उसकी फाउंडेशन अभी भी कमजोर है। जिस पर मास्टर कहते तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें बस डोंग शियान को वहाँ ले जाना है और उसका ध्यान रखना है, क्योंकि डोंग शियान की फ्लर्टिंग टेक्निक उसे मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए तुम बस उस पर कड़ी नजर रखना। यहाँ पर हानली समझ गया था कि मास्टर ली हुआ डोंग शियान को उसकी कल्टीवेशन पार्टनर बनाना चाहते हैं। और दिल में ही खुद से कह रहा था कि मैं किसी पार्टनर के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं इस मौके को भी हाथ से नहीं जाने दे सकता। तो कहते हैं मास्टर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि भले ही मैं कितना भी ज्यादा कमजोर क्यों ना हूँ, मगर शियान को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दाव पर लगा दूंगा। यहाँ पर हानली अपनी कमजोरी दिखाते हुए मास्टर से बस एक फेवर चाहता था, और मास्टर भी ये बात समझ गए। वो हानली से कहते हैं कि तुम जब से मेरे डिसाइपल बने हो तब से मैंने तुम्हें कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया, तो यहाँ पर काफी सारे मैनुअल्स हैं, अब इसमें से तुम जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हो। हानली को तो इसी मौके की तलाश थी, इसलिए वो जल्दी से कई सारे मैनुअल्स चेक करने लगा और फाइनली उसे एक सिल्वर पेपर मिल जाता है, एक ऐसा ही गोल्डन पेज उसे फेंग यू के पास से मिला था। इस पेज को हानली का थंडर बॉल भी जला नहीं पाया, तो इससे समझ आता है कि ये पेज कुछ स्पेशल होगा। तो हानली तुरंत ही अपने मास्टर को उस पेज को दिखाते हुए कहने लगा कि ये मैं रखना चाहता हूँ। मास्टर दिल में ही सोच रहे थे कि इस बंदे की चॉइस तो बेमिसाल है। यहाँ इतने सारे मैनुअल्स पड़े हुए थे, मगर इसने उनमें से एक स्पेशल चीज बाहर निकाल ली। वही दूसरी तरफ हमें यान फैमिली का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो मास्क वाला बंदा यान फैमिली की लेडी को अवेकन करने के लिए 3 लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर उस बंदे में डालना शुरू कर देता है, जिससे तो तीनों लोग मारे गए। और उसकी इस इवल मेथड को एल्डर लियो ने चुपके से ही देख लिया था, तो तुरंत ही उनके लीडर को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ तो लीडर यान उस मास्क वाले बंदे की तारीफें करने में लगे हुए थे। वो बताते हैं कि लड़का काफी ज्यादा स्मार्ट है, उसकी टेक्निक की वजह से मेरी बेटी में काफी ज्यादा सुधार आया, मगर वो चाहता है कि मैं उसे अपना दामाद बना लूं। जिस पर एल्डर लियो कहने लगे कि वो बंदा इवल मेथड का यूज करता है, तो भला हम अपने मिस की शादी कैसे मॉन्स्टर के साथ कैसे करवा सकते हैं। हालांकि लीडर यान इस बात से खुश नहीं था। वो कहता है कि मेरी बेटी के अलावा हमारी यान फैमिली का कोई वारिस नहीं, तो मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचकर पूरी यान फैमिली को दाव पर नहीं लगा सकता। 7 सेक्ट अभी भी आजाद है, क्योंकि उनके एल्डर्स क्लोज डोर में रह के कल्टीवेट करते हुए अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके दम पर हमारी यान फैमिली का फ्यूचर टिका रहे। जिस पर लियो कहते ठीक है, फिर बस एक बार मुझे उस बंदे की परीक्षा लेने का मौका दीजिए, अगर वो एक अच्छा बंदा है तो मैं आपको रोकने की हिम्मत नहीं करूंगा। जिसके बाद एल्डर लियो सीधे उस यंग मास्टर से मिलने पहुंच गया। वो कह रहा था कि हमारे दरमियान एक डील हुई थी, अगर मैं तुम्हें यान फैमिली से इंट्रोड्यूस करूँ तो तुम मुझे 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन दोगे, तो चलो अब अपना वादा पूरा करो। तो बंदा तुरंत एक स्टोरेज बैग लियो की तरफ पास कर देता है। अब लियो जानबूझकर उससे कहने लगा कि आज ही मैं यान फैमिली छोड़कर यहाँ से दूर जा रहा हूँ, उम्मीद करूंगा कि हम दोनों की मुलाकात कभी ना हो। मगर वो बंदा कहता है कि तुम यान फैमिली छोड़कर नहीं
नहीं जा सकते। अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम सीधे 7 सेक्ट को जाकर मेरे बारे में इन्फॉर्म कर दोगे। खैर, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, क्योंकि ये आपका ही डिसीजन है। मगर उससे पहले मैं आपको मेरा एक फॉर्मेशन दिखाना चाहूंगा, जिसका नाम है फैंटम फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्लड स्पिरिट आर्ट। उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही लियो समझ जाता है कि ये बंदा तो डेविल स्पिरिट गेट से कनेक्टेड है, और तभी वो बंदा अपनी खतरनाक पावर्स को रिलीज करते हुए इसे काफी पीछे ढकेल देता है। तो लियो ने भी उस पर हमले करना शुरू कर दिए, मगर उस बंदे पर इसका कोई असर नहीं होता। जिसके बाद हमें इन दोनों में जबरदस्त फाइट देखने को मिली, और तब तक उस बंदे ने अपने नेदरवर्ल्ड फायर का यूज करते हुए तुरंत ही उस बंदे की सोल को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके चलते लियो की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इधर लियो का जूनियर लॉर्ड यान को बताता है कि सीनियर लियो उस बंदे से मिलने गए थे, मगर अभी तक वापस नहीं आए। जरूर से उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। जिस पर लॉर्ड यान कहता है कि तुम लियो की फिक्र मत करो, यहाँ का तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, इसलिए तुम जल्दी से मास्क मून सेक्ट वापस चले जाओ। आप फेयू के वहाँ से जाते ही लॉर्ड यान समझ गए कि वो मास्क वाला बंदा वहीं पर मौजूद है, तो तुरंत ही उसे सामने आने के लिए कहने लगे। वो मास्क वाला बंदा कह रहा था कि आप कोर फॉर्मेशन के स्टेज पर पहुंच चुके हो, इसलिए आपके सेंस हर एक खतरे को भाप सकते हैं, और मैं आपकी इसी एबिलिटी को एडमायर करता हूँ। जिस पर लॉर्ड यान कहते कि तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की मिडिल स्टेज पर हो, तुमने मुझसे थोड़ा सा संभाल कर रहना चाहिए था। साथ ही साथ तुम्हारी इवल मेथड्स को देखकर मैं समझ गया कि तुम डेविल स्पिरिट गेट से बिलोंग करते हो। तो बताओ यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? जिस पर वो बंदा कहता है कि मेरा नाम है वांग चान और मैं डेविल स्पिरिट गेट के लॉर्ड का बेटा हूँ। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपकी यादें ताजा कर देता हूँ। लगभग 300 सालों पहले आपकी यान फैमिली हमारी डेविल स्पिरिट गेट से अलग हुई थी, यानी कि पहला हम एक ही क्लैन हुआ करते थे। जिस पर लॉर्ड यान कहता है, ऑफ कोर्स मुझे वो सब याद है, इसलिए तो मैंने अभी तक तुम्हें जिंदा रखा। तभी वांग चान कहता है, लॉर्ड यान मेरे फादर को आपके जैसी जीनियस की जरूरत है। दरअसल हमारे 6 डेविल डाओ सेक्ट ने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर दी है, और वो जल्द ही यहाँ पर हमला कर देंगे, फिर तो आपको और आपकी बेटी को मौत से कोई भी बचा नहीं सकता। जिस पर लॉर्ड यान कहते हैं कि ये तो जंग के बाद ही पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। लेकिन वो बंदा कहता है कि मैं तो आपकी फैमिली का भला करना चाहता हूँ। इस कल्टीवेशन की दुनिया में जो स्ट्रांग होगा उसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, और इसी वजह से तो आपकी यान फैमिली ग्रेड 7 सेक्ट और हमारी 6 डेविल डाओ सेक्ट के नीचे है। इसका रीजन ये है कि आपकी फैमिली में ऐसा कोई नहीं जो युआनिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाए। आपकी बेटी के पास हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स है और मेरे पास है हेलिश स्पिरिचुअल रूट। हम दोनों भी ग्रेट ब्लड स्पिरिट आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है। हम आसानी से युआनिंग लेवल पर पहुंच जाएंगे। अगर मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली तो आपके पास एक नहीं बल्कि 2 लोग ऐसे होंगे जो युआनिंग स्टेज पर पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी और आपके बेटी की औलाद वो हमारे डेविल स्पिरिट गेट और यान फैमिली की लीडर होगी। तो फाइनली लॉर्ड यान भी उसकी डील कबूल कर लेते हैं। इधर हानली गोल्डन और सिल्वर पेजेस को मर्ज करने की कोशिश कर रहा था, और फाइनली वो मर्ज होकर उससे बन जाता है अजोरिसन सोर्ड आर्ट मैनुअल, जो कि हानली में अपनी पावर्स ऐड करने लगा। पहला तो ये किताब अधूरी थी, मगर अब इसके अंदर टोटल 13 लेवल्स होंगे, और साथ ही साथ 3 रेवोल्यूशन एक्ट भी। ये तीनों एक्ट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि कोर में मौजूद हर एक ब्लॉक को हटाने की ताकत रखते हैं। साथ ही साथ हानली को उसमें एक मैजिकल सोर्ड भी नजर आई, जिसका नाम था बी क्लाउड एक्ट्स। और उसी वक्त हानली को किसी लड़की की आवाज आई। वो कह रही थी सीनियर यान सिटी जाने का वक्त हो चुका है। तो हानली अजोरिसन सोर्ड मैनुअल को लॉक करके सीधे उसके पास पहुंच गया। वेल, इसका ही नाम है डोंगशियान, और ये भी कल्टीवेशन में हानली जैसी फाउंडेशन स्टेज पर थी। साथ ही साथ इस बंदी के पास चार्म टेक्निक भी है, यानी कि किसी भी मर्द को लुभा सकती है। मगर हानली ये अच्छे से जानता था कि इस बंदी से दूर कैसे रहा जाए। वो उसे बताता है कि हम यान फैमिली के इलाके में जा रहे हैं, तो प्लीज वहाँ पर अपनी स्किल का यूज मत करना। मैं नहीं चाहता कि हम किसी भी परेशानी में फंस जाएं। जिस पर बंदी कह रही थी कि यान फैमिली के पास सबसे पावरफुल द ग्रेट फॉर्मेशन है, भला मैं क्या ही वहाँ पर कोई मुसीबत खड़ी करूंगी। अगर आपको मुझसे इतनी दिक्कत है तो ठीक है, मैं अकेले ही वहाँ पर चली जाती हूँ। जिस पर हानली कह रहा था ठीक है, शौक से जा सकती हूँ, मगर इतना याद रखो कि रेड विस्क की पैट्रियार्क हम पर नजर रखेगी। तो डोंगशियान को भी चुपचाप से हानली को फॉलो करना ही पड़ा। रास्ते में हानली से पूछ रही थी कि सीनियर क्या आप मुझसे नाराज हो? जिस पर हानली ने ना में जवाब दिया। तो डोंगशियान उससे पूछती है कि अगर आप नाराज नहीं हो तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते? जिस पर हानली कहता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तो भला बात तुमसे क्या ही करूंगा। जो सुनकर डोंगशियान कह रही थी कि पता नहीं मेरी मास्टर ने इतने खड़ूस बंदे के साथ मुझे क्यों भेजा। ये बंदा तो इतना ज्यादा बोरिंग है कि क्या ही बताऊं। जो सुनकर हानली कहता है मिस डोंगशियान, यान सिटी में जाने के बाद आप अपनी इस लंबी जबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। मैं चाहता हूँ कि आप यान फैमिली में जाते ही मेरी बातों को फॉलो करो। आप वहाँ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकती। साथ ही साथ आपकी चार्म कास्टिंग की
टेक्निक अभी भी इमेच्योर है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी वजह से हम किसी मुसीबत में फंसे। जिस पर डोंगशान कह रही थी कि मेरी टेक्निक को इमेच्योर कहने से पहले तुमने खुद में झांकना चाहिए। बताओ तुम्हारे बारे में क्या स्पेशल है? लोग तुम्हारे बारे में एकदम सही बोलते हैं, तुम्हारे पास कोई काबिलियत नहीं, बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए तो तुम कल्टीवेशन की दुनिया में सरवाइव कर पाए। जो सुनते ही हानली उसकी तरफ गुस्से में देखने लगा, मगर अब वो इस लड़की की मुंह नहीं लगना चाहता था, इसलिए खुद ही खामोश हो गया। जिसके बाद ये लोग फाइनली यान सिटी पहुंच गए, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी। हानली देखता है कि वहाँ जाते ही डोंगशान अपनी चार्म टेक्निक का यूज कर रही है, तो उसे ऐसा करने से रोकने लगा, मगर वो बंदी उसकी एक नहीं सुनती। इधर हानली की नजर पड़ी मो क्लिनिक पर, उसे तुरंत ही मो रुआन की याद आती है। हानली ने उससे वादा किया था कि वो जरूर से उससे मिलने आएगा। अब हानली तुरंत ही डोंगशान और उसके लिए सिटी टोकन कलेक्ट कर लेता है। वो बंदा उसे बता रहा था कि यहाँ पर द ग्रेट फॉर्मेशन सेटअप है, एक बार वो ओपन हो जाए फिर आप यहाँ कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये सुनकर हानली को डाउट हो रहा था कि ये फॉर्मेशन उनके लिए थोड़ा सा मसला क्रिएट करेगा। वहीं पर हम वांगचान को देखते हैं, जिसने डोंगशान को देखते ही पहचान लिया कि ये बंदी चार्मिंग पावर्स के साथ पैदा हुई है। इधर हानली डोंगशान को अनजान लोगों से बात करने से रोक रहा था, जिससे और ज्यादा इरिटेट होने लगी। साथ ही साथ इन्हें पता चला कि होटल सी ने फर्स्ट क्लास रूम नहीं मिलेंगे। वहाँ का बंदा बता रहा था कि आज इस सिटी में काफी सारे गेस्ट आए थे, तो उनके सारे रूम बुक हो गए। मगर इतनी सी बात पर से डोंगशान ने उस मॉर्टल के साथ झगड़े करना शुरू कर दिए, जो देख हानली उसे डांटने लगता है। वो कह रहा था कि तुमने मॉर्टल्स के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। जिस पर डोंगशान कहने लगी कि तुम्हें मेरे साथ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा हुआ था, मगर जब से हम यहाँ पर आए हैं तुम बस मुझे कंट्रोल करते जा रहे हो, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली गई। इधर हानली उस मॉर्टल से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप हमारे लिए कमरे तैयार कीजिए। अब वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वहाँ डिनर कर रहे कल्टीवेटर्स उससे बात करने लगे। वो कहते भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लो, देखो कपल्स में ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपकी लवर गुस्सा ठंडा होते ही आपसे बात करेगी। तभी हानली उन्हें ग्रीट करके अपना नाम बताता है। वो कह रहा था मैं हूँ हानली और मैं येलो मैपल वैली का डिसाइपल हूँ। तो लोग भी अपना अपना नाम बताकर उसे कंफर्म करते हैं कि वो लोग किंगशू सेक्ट से बिलोंग करते हैं। उनके साथ जायंट सोर्ड सेक्ट के भी कुछ लोग थे। वो सब हानली को यही बात समझा रहे थे कि लवर्स में तो झगड़े होते रहते हैं, तो तुम उस लड़की की बातों को बिल्कुल दिल पर मत लेना। तो हानली ने भी जल्दी से बात क्लियर कर दी कि डोंगशान तो बस उसकी जूनियर है। वो कहता है कि हम कपल तो बिल्कुल नहीं। ये सुनकर वो लोग हंसने लगे। साथ ही साथ उन्होंने हानली से माफी भी मांगी। तो हानली समझ गया था कि ये लोग दिल के अच्छे हैं और इस ट्रिप पर उसके कुछ दोस्त होना भी जरूरी था, क्योंकि यान सिटी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वेटर से कहता है कि इन सबके डिनर का बिल मैं पे करूंगा। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते भाई तुम तो बहुत ही दिलदार हो, वरना आजकल कोई किसी के लिए एक स्पिरिचुअल स्टोन भी खर्चा नहीं करता। जिसके बाद हानली उन सबको गुड बाय बोलकर वहाँ से सीधा मो क्लिनिक पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात हुई मो रुआन से। वो हानली को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। जिसके बाद ये दोनों शहर पर निकल पड़े। बातों ही बातों में हानली को पता चला कि रुआन के फादर्स के जितने भी पुराने दुश्मन थे, उन्होंने मो फैमिली की सारी प्रॉपर्टी सील कर दी और उन लोगों के साथ फाइट में रुआन ने अपनी माँ को भी खो दिया था। उस वक्त हानली ने अपने दोस्त जैंग को इन्हें प्रोटेक्ट करने रखा हुआ था, मगर रुआन ने बताया कि जैंग तो हमें पहचान भी नहीं पा रहा था, तुमने दी हुई बेल रिंग करने के बावजूद भी वो हमारे घर से भाग गया। और ये सब हानली को काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था। साथ ही साथ रुआन को बताता है कि वो अब येलो मैपल वैली का कल्टीवेटर बन चुका है। तभी रुआन हानली से कहने लगी कि मैंने हमेशा ऊपर वाले से प्रेयर की थी कि बस एक बार तुमसे मुलाकात हो जाए, और देखो आज मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई। इधर डोंगशान ने इन दोनों को एक साथ देख लिया था, जिससे वो काफी ज्यादा भड़क गई। साथ ही हानली को भी डोंगशान की फिक्र होने लगी। तो रुआन को गुड बाय बोलकर सीधा डोंगशान की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी दूरी पर आने के बाद वो देखता है कि डोंगशान जिन बंदों के साथ थी उन्हें किसी ने खत्म कर दिया है। तो जल्दी से रूम में चला गया, जहाँ पर उस मास्क वाले बंदे ने डोंगशान को कैप्चर किया हुआ था। तो हानली ने जल्दी से उस बंदे पर हमला करना शुरू कर दिया, मगर उस समय रहते वहाँ से भाग निकलता है। इधर हानली के नए बने दोस्त भी उससे कह रहे थे कि अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो हम यही पड़ोस वाले रूम में रुके हुए हैं, बस हमें आवाज लगा देना और हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ऐसे ही सपोर्ट के लिए तो हानली ने उनसे दोस्ती की थी, इसलिए वो तुरंत ही उन सभी को थैंक्स बोलने लगा। अब उनके वहाँ से जाते ही हानली डोंगशान की पल्स चेक करता है, जो देख डोंगशान को भी कंफर्म हो गया कि हानली उसकी काफी ज्यादा फिक्र करता है। जिसके बाद हानली कहता है कि हम जब से यहाँ आए हैं तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हम पर नजर रखे हुए है, इसलिए ये कल का सेलिब्रेशन होते ही हम यहाँ से वापस जाएंगे। जिसके बाद वो रूम के डोर्स और विंडो को क्लोज करके कल्टीवेट करने बैठ जाता है। अब अगले ही दिन हानली अपने दोस्तों के साथ सीधा असेंबली की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में डोंगशान कह रही थी कि आपको मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था और मैंने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया, प्लीज इसके लिए
मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर हानली कहने लगा कोई बात नहीं, बस ये जगह थोड़ी सी खतरनाक है इसलिए मैं भी थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो गया। वहीं पर हानली को म्यूजिक प्ले करने वाले लोग थोड़े से अजीब लग रहे थे। साथ ही साथ वो देखता है कि हर एक घर पर सिपाही तैनात थे जिन्हें हानली को और ज्यादा क्यूरियस कर दिया। जिसके बाद ये लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हम उसी मास्क वाले बंदे के रियल फेस को देख पाते हैं। वो सबके सामने लॉर्ड यान की बेटी के साथ शादी का ऐलान करने आया था और उसी वक्त हानली ने उसकी पॉइजनस ऑरा को सेंस कर लिया। वो पहचान जाता है कि यही वो बंदा है जिसने डोंग शियान पर हमला किया था। साथ ही साथ यही बंदा 6 डेविल डाओ सेक्ट का मेंबर है। एल्डर ये और जोंगो इसी के लिए काम करते थे क्योंकि उन दोनों ने भी ऐसी ही पॉइजनस ऑरा से हानली पर अटैक किए थे। अब तो हानली को सारा कनेक्शन समझ में आ गया था, इसलिए वो डोंग शियान को इसके बारे में बताकर कहने लगा कि हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। इसलिए वो दोनों भी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। इधर वांग चान कह रहा था कि आप सभी लोग सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने यहाँ आए, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। चलो अभी इवेंट को शुरू करते हैं। जिसके बाद उसके इशारे पर तुरंत ही वहाँ पर द ग्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट किया गया। लेकिन द ग्रेट फॉर्मेशन के अंदर एक और फॉर्मेशन था जो कि है डेविल स्पिरिट गेट का ग्रेट ब्लड स्पिरिट फॉर्मेशन। अब वहाँ मौजूद जितने भी लोग इस ऑरा से वाकिफ थे उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया कि ये तो एक ईवल फॉर्मेशन है। जिसके बाद इन सभी लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई। इधर हानली अपनी विंड बोर्ड को भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ मौजूद फॉर्मेशन पावरफुल चीजों की मैजिक को ब्लॉक करता है। जो देख हानली डोंग शियान से कहता है कि अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए हम सिर्फ ची कंडेंसेशन लेवल की पावर का ही यूज कर पाएंगे क्योंकि इस फॉर्मेशन में ऐसी ताकत है जो हमारी कल्टीवेशन को बेसिक लेवल पर सप्रेस कर देती है। अब हानली के पास बस एक ही लो लेवल का टैलिस्मान था जिससे हानली ने सीधा वहाँ की शील्ड पर अटैक कर दिया। भले ही वो टैलिस्मान इतना पावरफुल नहीं था मगर फिर भी उसने उस शील्ड को डैमेज कर दिया। तो हानली ने दोबारा से उसी जगह पर फायर अटैक करते हुए उस शील्ड का एक हिस्सा ब्रेक कर दिया। हानली के फायर अटैक में वहाँ मौजूद गार्ड्स भी घायल हो गए थे तो ये लोग तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो उस एरिया से बाहर निकलने में कामयाब हो गए लेकिन बाकी बचे लोगों को वांग उसमें ही ट्रैप कर देता है। इधर हानली और उसके साथ जितने भी लोग बाहर आए थे उन पर वांग के लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिए। तो हानली उनसे निपटकर तुरंत ही सिटी गेट की तरफ भागने लगा। जो देख वांग उसके पीछे और सिपाही लगा देता है। इधर ट्रैप हुए लोग अपनी ची पावर का यूज कर ही रहे थे कि तभी वांग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कुछ कल्टीवेटर्स को हवा में उठा लेता है। उन्हें बताता है कि मेरी वाइफ को ट्रीटमेंट की जरूरत है और इसी के लिए हम लोग आप सभी पर काउंट कर रहे थे। जिसके बाद वो अपनी इवल मेथड का यूज करके उनकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उस बंदी की बॉडी में डालने लगा। इस मेथड को ग्रेट ब्लड स्पिरिट आर्ट कहा जाता था जिसके चलते थोड़ी देर में वो कल्टीवेटर्स मारे गए। इधर डोंग शियान पर कुछ सिपाहियों ने अटैक किया था मगर इससे पहले कि वो लोग उसे खत्म कर दे हानली तुरंत ही आकर उन पर अटैक करते हुए डोंग शियान को बचा लेता है। अब हानली और डोंग शियान को खत्म करने के लिए वांग ने अपनी इवल शैडोज उनकी तरफ रिलीज कर दी थी। तो ये लोग यहाँ से वहाँ भागते हुए जैसे तैसे उन शैडो मॉन्स्टर्स से बचने लगे मगर पूरी सिटी पर यान फैमिली का ग्रेट फॉर्मेशन था जिसके होते हुए ये लोग वहाँ से भाग नहीं सकते। एक तरफ से असासिन और दूसरी तरफ से वो इवल शैडोज उन्होंने मिलकर इन लोगों को मारने की पूरी कोशिश की और इसी भागदौड़ में हानली बाल बाल बच जाता है। इस मुश्किल वक्त में हानली का नया दोस्त उससे कहता है कि भाई आप डोंग को लेकर किसी सेफ जगह चले जाओ, तब तक मैं इन मॉन्स्टर्स को रोकता हूँ। लेकिन एक ही मॉन्स्टर को मारने के बाद वो भी दूसरे मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है जिसके बाद वो मॉन्स्टर्स हानली और डोंग शियान के पीछे लग गए। लेकिन हानली ने जल्दी से अपने टैलिस्मान का यूज करते हुए तुरंत ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। उतने में ही रुआन उन्हें अपने शॉप में बुला लेती है। हानली उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई मेन गेट के अलावा दूसरा रास्ता है क्योंकि फॉर्मेशन के होते हुए हम सिटी से बाहर नहीं जा सकते। जिस पर रुआन कहती है कि एक पेशेंट ने मुझे बताया था कि इस सिटी के अंडरग्राउंड में एक एंशिएंट टनल है जो हमें सीधे सिटी से बाहर पहुँचा देगा और उसका एंट्रेंस भी इसी लेन में मौजूद है। तो ये लोग जल्दी से उस पैसेज की तरफ रवाना हो गए मगर तब तक एक ईवल मॉन्स्टर उनके पीछे आ जाता है जिसे हानली ने एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ हानली उस टनल में भी एक ब्लास्ट कर देता है जिससे उसका एंट्रेंस बंद हो गया। अब कोई इनके पीछे नहीं आ सकता था। वहीं दूसरी तरफ वांग ने न जाने कितने ही मासूमों को मार के उनकी सारी पावर मिस यान की बॉडी में डाल दी मगर अभी भी उसे होश नहीं आया था। तो वांग लॉर्ड यान को बताने लगा कि थोड़ी देर में ये अवेकन हो जाएगी और तब तक मैं यहाँ से भागे हुए लोगों का काम तमाम करके आता हूँ। जिस पर लॉर्ड यान कहते कि हमने लाइफ एंड डेथ कर्स का यूज किया है जिसके चलते हमारी यान फैमिली अब सबकी दुश्मन बन जाएगी। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी बेटी को होश नहीं आया तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। मगर वांग बिना उसे कोई जवाब दिए सिटी गेट की तरफ रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ हानली भी उस टनल के जरिए टाउन से काफी दूर रेगिस्तान में पहुंच गया। उस ग्रेट फॉर्मेशन से बाहर आते ही इनकी पावर्स जो ब्लॉक हुई थी वो अब दोबारा से एक्टिवेट हो गई। लेकिन हानली जानता था कि खतरा अभी भी टला नहीं क्योंकि वहाँ पर वांग चान पहुँच गया था। तो हानली सबसे पहले मोरुआन
को वहाँ से भागने के लिए बता देता है, क्योंकि रुआन के पास कोई कल्टीवेशन की पावर नहीं थी, तो वो भला वांग का क्या ही मुकाबला करेगी। इधर वांग चान हानली से कह रहा था कि दोस्त तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, जिस पर हानली कहने लगा कि हम तो यहाँ पर एक सेलिब्रेशन अटेंड करने आए थे, लेकिन ये तो यान फैमिली का ट्रैप था और तुम ही उसके मास्टरमाइंड हो। तुम इन स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन के जोंगू और ये के हाथों कई सारे लोगों को मरवा दिया। यहाँ पर हानली बस वांग को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था ताकि रुआन उनसे ज्यादा दूर जा पाए, मगर उसकी ये चाल वांग चान को भी पता थी कि ये बंदा बस उसे बातों में उलझाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो कहता है लड़के जल्दी से अपना नाम और सेक्ट बताओ। वो क्या है ना, मैं उन लोगों को मारने से पहले उनका नाम जरूर पूछता हूँ जो मुझे कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो हानली उसे अपना झूठा नाम ली फेयू बता देता है। वो कह रहा था कि मैं येलो मैपल वैली का डिसाइपल हूँ, जो सुनते ही वांग चान कहता है कि ली फेयू चल अब हेल में जाने के लिए तैयार हो जा। जिसके बाद वो अपना इवल फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए हानली पर इवल शैडोज से अटैक कर देता है, जिन्हें हानली और डोंगशियान बड़ी ही तेजी से डिस्ट्रॉय कर रहे थे। मगर हानली जानता था कि यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा, तो तुरंत ही डोंगशियान को लेकर वहाँ से फ्लाई करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो शैडो मॉन्स्टर्स भी उनका पीछा कर रहे थे, मगर ये दोनों उनके फायर अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ने लगे, जो देख वांग चान काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। तो उसने तुरंत ही अपनी इवल फ्लैग्स का यूज करते हुए इन दोनों पर थंडर से हमला करना शुरू कर दिया। उस पूरी जगह पर अब रेड ऑरा फैलती जा रही थी, जिसे देख हानली कहता है कि हम इस बंदे के फॉर्मेशन में ट्रैप नहीं हो सकते, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। लेकिन डोंगशियान ने जिस फ्लाइंग तालिस्मान का यूज किया था उसके ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम करने लगा, तो हानली को बताती है कि वो ज्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर पाएगी। जिस पर हानली कहने लगा कि फिर तुम यहाँ से पहले जाओगी, मेरी फिक्र मत करना। जिसके बाद वो डोंगशियान का हाथ पकड़कर सीधे उसे फॉर्मेशन के बाहर थ्रो कर देता है। इधर डोंगशियान हानली के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई, मगर वो हानली की कोई मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए वो कहती प्लीज मरना मत, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। वहीं पर हानली थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, क्योंकि अगर डोंगशियान को कुछ हो जाता तो हानली के मास्टर उसे जरूर से पनिश करते। इधर वांग चान का फॉर्मेशन पूरी तरह से सेटअप हो गया था। वो कहता है कि मुझे तो लगा था 7 सेक्ट के सभी डिसाइपल लूजर्स होंगे, मगर तुम उन सब से अलग हो। और फिर उस लावा से भरी हुई जमीन में से एक बहुत ही विशाल दानव हानली के सामने आ जाता है। बल ये है द डेविल गॉड। उसने तो आते ही वहाँ के फ्लोर में अपना स्पीयर घुसाकर लावा को इरप्ट करना शुरू कर दिया। तो हानली यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए तुरंत ही उस लावा से खुद को बचाने लगा, और तभी डेविल गॉड अपना स्पीयर उसके आर पार करने वाला था, मगर हानली जल्दी से साइड में हट जाता है। साथ ही साथ उसने अपनी फ्लाइंग सोर्ड को भी समन कर लिया था, लेकिन उतने में ही वो डेविल गॉड उस पर बहुत ही खतरनाक आग बरसाना शुरू कर देता है, जिसे हानली एक शील्ड बनाकर रोकने लगा। और उसी वक्त हानली ने हवा में जंप लगाते हुए डेविल गॉड पर अपनी सोर्ड से अटैक कर दिया। जिसके बाद हानली अज़ुर फ्रीज मिरर का यूज करते हुए उस डेविल गॉड के अटैक को वहीं पर होल्ड करने लगा, मगर थोड़ी देर में उस मिरर पर क्रैक पड़ जाते हैं। तो हानली जल्दी से अज़ुर ड्रैगन स्पीयर को समन करते हुए तुरंत ही उस डेविल गॉड पर अटैक कर देता है, जिसके चलते वो डेविल गॉड अब बैक फुट पर आ चुका था, मगर थोड़ी देर में वो दोबारा से हानली के पीछे चला जाता है। इधर हानली भी अपनी फ्लाइंग सोर्ड पर सवार होकर उस डेविल गॉड को इधर उधर घुमा रहा था। साथ ही साथ उसने अपने गोल्ड बिटल्स भी बाहर निकाल लिए, जिनके अटैक्स को झेलकर ही वो डेविल गॉड कंफ्यूज हो गया। और तभी हानली उन सारे बिटल्स को मिलाकर उसकी एक हेवी सोर्ड बना लेता है, मगर डेविल गॉड ने उसकी इस हेवी सोर्ड को भी अपनी स्पीयर से टॉस कर दिया। और उसी वक्त हानली हवा में फ्लोट करते हुए अपने उसी हेवी सोर्ड से डेविल गॉड पर अटैक कर देता है, जिसके चलते डेविल गॉड का काम वहीं पर तमाम हो गया। और ये बात वांग चान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब वो खुद हानली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हानली ने अज़ुर इसेंस सोर्ड स्किप का यूज करते हुए वहाँ पर अपने कुछ फॉर्म्स क्रिएट कर दिए, जो कि वांग चान के साथ फाइट कर रहे थे। वांग चान तो इतने सारे फॉर्म्स को देखकर ही कंफ्यूज हो गया कि इनमें से रियल हानली कौन है। साथ ही साथ उन सभी फॉर्म्स ने मिलकर उसकी तगड़ी धुलाई कर दी थी। अब वो सभी फॉर्म्स उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, तो वांग चान इरिटेट होकर अपनी इवल एनर्जी को रिलीज करने लगा, जिससे वो सभी फॉर्म डिस्ट्रॉय होकर रियल हानली भी नीचे गिरने लगा। जैसे ही वांग चान की उस पर नजर गई, वो जल्दी से हानली पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, वो भी उसके ही साथ नीचे गिरा था। और उसी वक्त हानली ने अज़ुर फायर टॉक्सिक पिल को उसी के पास ब्लास्ट कर दिया, जिससे वांग चान को हानली से दूर हटना पड़ा। मगर वो देखता है कि हानली के पॉइजन का उस पर असर हो रहा है। वो गुस्से में कह रहा था कि तुमने तो मुझ पर पॉइजन से अटैक किया, जिस पर हानली कहता है कि तुम्हारे जैसे कीड़े को भगाने के लिए मुझे ब्लैक ड्रैगन का पॉइजन यूज करना पड़ा, और ये इतना ज्यादा रेयर है कि सिर्फ फॉरबिडन ग्राउंड पर ही इसके मिलने के चांसेस है। अब तो तुम सोचो कि तुम खुद को हील कैसे करोगे। इधर वांग चान हैरान होकर पूछता है कि तुमने अपना नाम क्या बताया था? ली फेयू, सही कहा ना? तो ली फेयू, इस दुनिया का सबसे ईवल बंदा हूँ मैं, तो फिर तुम मेरी जगह कैसे ले सकते हो? देखा जाए तो तुम मुझसे भी बड़े शैतान हो। जिस पर हानली कह रहा था तारीफ के लिए शुक्रिया, तुम्हारे जैसे लोगों से निपट
निपटने के लिए हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ता। अब वांगचान की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो वो हानली से कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब उसके जाते ही हानली ने भी एलिक्सर पिल कंज्यूम कर ली, जिसके बाद वो सीधे रुआन की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसकी रुआन से मुलाकात हुई। रुआन देखती है कि हानली बुरी तरह से इंजर्ड है, तो उससे पूछती है कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मगर हानली कहने लगा कि मैंने ऑलरेडी एलिक्सर कंज्यूम किया है। और उसी वक्त रुआन हानली से एक सवाल पूछती है कि अब आगे तुम क्या करने वाले हो, जिस पर हानली कोई जवाब नहीं देता। जो देख रुआन कहती है कि तुम हमेशा से ही मुश्किल सवालों पर खामोश रहते हो। तभी हानली को याद आता है कि जब वो मो मेंशन में था तब भी रुआन ने उससे उसकी फीलिंग्स पूछी थी, मगर हानली उस वक्त भी खामोश था। और हानली की यही खामोशी रुआन को चुभती है। अब हानली कह रहा था कि यहाँ से कुछ ट्रैवलर्स जू कंट्री जाने वाले हैं, तो आप भी उनके साथ चली जाओ। तो हानली वहीं पर अपनी विंड बोट रोक लेता है। वो रुआन से कह रहा था कि अब हमें अलग होना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इमॉर्टल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है, तब शायद मैं तुम्हारा ख्याल ना रख पाऊँ, तो ये मेडिसिन अपने पास रखना। साथ ही साथ तुम कैपिटल में सेटल हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को हैप्पीली लीड करो। मगर रुआन उससे कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। हानली को भी पता था कि रुआन उसके साथ आना चाहती है, मगर फिर भी हानली उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन रुआन ने जल्दी से उसे होल्ड कर लिया। वो काफी ज्यादा रो रही थी। इधर हानली भी इमोशनल हो गया। वो कहती है कि मैं भी आपके जैसी कल्टीवेटर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं हमेशा आपके साथ रह पाऊँ। मगर हानली तो इस पर भी कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद वो अपनी विंड बोट पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ा। उसके जाने के बाद रुआन का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, मगर फिर भी वो हानली की बात मानकर कैपिटल की तरफ रवाना हो गई। इधर हानली चुपकर उसे जाते हुए देख रहा था, जिसके बाद वो भी अपना भारी दिल लेकर येलो मेपल वैली की तरफ निकल पड़ा। अब अगले सीन में हमें 6 डेविल डाओ सेक्ट के लोग दिखाए जाते हैं, जिन्हें खबर मिल गई थी कि उनके यंग मास्टर वांगचान ने यान फैमिली पर कब्जा कर लिया है। जो सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते हैं कि अब 7 सेक्ट के बेवकूफ लोगों को ये दिखाने का वक्त आ चुका है कि इस दुनिया पर किसकी हुकूमत चलेगी। और इसी के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। इसकी सीजन 2 को भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।